गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एडुटेरिया के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं डीके उपाध्याय आपका स्वागत कर रहा हूँ। 71वीं बीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए जा रहे थे और उसी बताने के क्रम में ये तीसरी सीरीज है। पहली और दूसरी इंडियन ज्योग्राफी और बिहार के बारे में आपको बताया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तुलना में वो इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। आपको पहले भी बताया था बेटा, ये कोई क्लास नहीं है, ये क्लास तो नहीं है। ऐसे ही आपके लिए एक छोटा सा संदेश है कि कम से कम इन टॉपिक को अगर जो आप पढ़ के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। लगभग लगभग इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं एकदम 100% एकदम पूरा वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग लगभग ऐसा हुआ है। पिछले कई बार से ऐसा ही हुआ है। जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो इनसे अगर जो आप थॉरली एक बार हल्की निगाह से देखते हुए रिवीजन करते चले जाएंगे तो मामला बन जाएगा। चलिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे पहले देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आप इसमें ध्यान दें। महत्वपूर्ण टॉपिक में तो एक जियोमॉर्फोलॉजी आपको ध्यान देना होता है, जिन्हें हम कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान। दूसरा ध्यान देना होगा क्लाइमेटोलॉजी, जिसे हम कह दे रहे हैं जलवायु विज्ञान। तीसरा ध्यान देना होगा ओसेनोग्राफी, जिसे हम कह दे रहे हैं समुद्र विज्ञान। ऐसे अब पूछें आप कि सर इनमें से कौन कौन से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएंगे। बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से आने का पैटर्न है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने का पैटर्न है, जो भी 70वीं बीपीएससी के दोनों पहला वाले एग्जाम में जो रिशेड्यूल्ड हुआ था कुछ बच्चों का, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रहता है, एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं इंडिया और बिहार से भी मिलेगा। वो मैं बताने के क्रम में बताऊंगा। जियोमॉर्फोलॉजी में ये टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी परतें, परतों के बारे में जान लेना बेटा एक बार। क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा, निफे, कहाँ लिथोस्फेयर है, कहाँ स्थोनोस्फेयर है, इन सबों के बारे में एक बार पढ़ लेना। लेकिन अगर जो मैं कहूँ इसमें से कौन से, अगर आप पूछें कि कौन से एकदम कोर टॉपिक बता दीजिए कि वहीं से क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है, तो पैटर्न यह है, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन। तो 64 63rd बीपीएससी के बाद यहीं यहीं से दो जगह से क्वेश्चन आए हैं। इसमें भी प्लेट टेक्टोनिक में भी बेटा प्लेटों की लोकेशन से खूब क्वेश्चन आते हैं। प्लेटों की लोकेशन से क्वेश्चन आएंगे, खूब क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इसे भी देख के चले जाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन हालांकि इसे देख लेना, सिस्मिक वेव वगैरह देख लेना। पी वेव है, एस वेव है जो पृथ्वी के अंदर चलती है, इसीलिए उन्हें बॉडी वेव कहते हैं। पी वेव जिस तरफ चलती है उसका मूवमेंट भी, जिस तरफ उसकी दिशा है उसका मूवमेंट भी उधर रहता है। जिस तरफ उसकी दिशा है उसका मूवमेंट भी उस तरफ रहता है, इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। एस वेव जिधर चलती है उसका मूवमेंट अपने दिशा के परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, इसीलिए उसे ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। पी वेव को साउंड वेव कहते हैं, एल वेव को लाइट, एस वेव को लाइट वेव कहते हैं। इन सबों को भी एक बार देख लेना, है ना। कैसे कैसे प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक का आधार देख लेना। 1912 में वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी। 1960 में यूएसए के हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थियरी दी। बाद में प्लेट टेक्टोनिक आया, किसने दिया, कब आया, ये सब एक बार देख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। वेगनर पूछा है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया है इसलिए पूछा है। प्लेट की लोकेशन से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लेट की लोकेशन जैसे देखो, नाजका प्लेट 2 बार पूछा गया है। कोकोस प्लेट याद होगा 68 में पूछा गया था। तो कहाँ है नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक प्लेट के बीच में, कितनी बड़ी प्लेटें हैं, कितनी छोटी प्लेटें हैं, इन सबों को एक बार देख जाना है। पेंजिया, पेंथाल्सा, ये सब आपको एक बार देखना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 69th में भी क्वेश्चन था, जैसे बरखान के बारे में पूछा था। तो भू आकृतियां, ज्वालामुखीता भी एक बार देख लेना। भू आकृतियां, इसमें इरोजनल, कटी हुई भू आकृतियां, कटने के कारण बनी हुई भू आकृतियां, अपर्दन के कारण बनी हुई भू आकृतियां, डिपोजिशनल, निक्षेपित भू आकृतियां, निक्षेपण। और कहाँ कहाँ मिलती हैं ये भू आकृतियां भाई? भू आकृतियां बन सकती हैं रनिंग वाटर से, बहते हुए जल से, मतलब नदी के जल से। भू आकृतियां बन सकती हैं ग्लेशियर, भू आकृतियां बन सकती हैं हिमनदों से,
भू आकृतियां बन सकती हैं अंडरग्राउंड वाटर से, भौमिकीय जल से, जिन्हें कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। कार्स्ट, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। बन सकती हैं सी वेब से, बन सकती हैं एरियोलर हवाओं से, एरिड रीजन में। इनको बस एक बार इनकी लिस्ट देख लीजिएगा, अंदर कुछ मत पढ़िएगा तो भी यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बेटा। फिर इसके बाद रॉक्स वगैरह एक बार देख लेना। रॉक, इग्नियस रॉक, कौन सी इग्नियस रॉक है, कौन सी मेटामॉर्फिक है, कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है। इन सबों को एक बार थॉरली कहीं लिस्ट पाइएगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो और क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से मैं बोलूँ। यहाँ यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। जब भी आपका एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूरे में से आया है, यहाँ से ज्यादा आया है, तीसरा टॉपिक पांचवा टॉपिक। लेकिन और सब अगर जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे बेटा तो देख लीजिएगा। मैं बार बार पिछले वीडियो में भी बताऊं, कोई नया सोर्स अब नहीं यूज करना है। आपका एग्जाम सर पे है, कहीं नई चीज ऐड नहीं करनी है अपनी स्टडी में, तो इसका ध्यान रखना। प्लेटों की लोकेशन वगैरह ये सब क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्लाइमेटोलॉजी, अक्षांश देशांतर को आपको देख लेना है। कौन सा अक्षांश, कौन सा देशांतर, कौन प्राइम मेरिडियन लाइन है, कौन टेंसेंट डेट लाइन है। हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन से हमारा टाइम किससे सेट होता है, 82.5 डिग्री। वो कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, वो इंडिया में भी मैं आपको बताया था। इंसोलेशन वगैरह देख लेना, हीट बजट इंसोलेशन। एटमॉस्फेरिक लेयर से 70वीं बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले क्वेश्चन थे। 5 लेयर होती हैं, इन 5 लेयर में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इक्सोस्फेयर, इनमें बीच वाली परत ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। कहाँ सबसे ज्यादा परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं, कहाँ ओजोन रहती है, इसके टेम्परेचर के बारे में पूछ लिया कि भाई हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहले टेम्परेचर घटता है फिर बढ़ता है, फिर टेम्परेचर घटा फिर बढ़ा, फिर एकदम घटता है फिर बढ़ता है। इससे भी पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या फेनोमेना होगी। तो पहले टेम्परेचर घटेगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत के कारण, ओजोन के संकेंद्रण के कारण फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर घट के एकदम कम हो जाएगा मेसोस्फेयर में। एकदम सबसे पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह ये मेसोस्फेयर है, आयनोस्फेयर में बढ़ जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा जरूरी है। वायुमंडलीय परिसंचरण, परिसंचरण क्या होता है, सर्कुलेशन, कि भाई पृथ्वी के क्षैतिज रूप में ऐसे कोई हवा मूव कर रही है, इसका ऊपर की तरफ उठी, फिर ट्रोपोपॉज के समीप से होते हुए फिर नीचे की तरफ आई, ये पूरी प्रक्रिया संचरण कहलाती है। अगर जो वायु का संचरण हो रहा है तो ये वायुमंडलीय परिसंचरण है। अब आपको देखना है, वायुमंडलीय परिसंचरण 3 टाइप के होते हैं। पूरी पृथ्वी पर पूरे वर्ष सक्रिय रहने वाला वायुमंडल से संबंधित कोई गतिविधि हो जो पूरे वर्ष भर सक्रिय रह रही हो, उसे हम प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत ऐसी क्रिया जो लगभग 6 माह सक्रिय रहे उसे हम द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं, सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत ऐसी क्रिया जो लगभग 3 माह सक्रिय रहे उसे हम टर्शियरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं, तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण। अब देखो, प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण में क्या होता है, 7 प्रकार के वायु दाब पेटियां होती हैं। इसे जान ले, ये कैसे बने। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, 7 ऐसे मिलेंगे। वायु दाब की पेटी 3 पौने मिलेंगी, प्लेनेटरी विंड जिसे कहते हैं। इन सभी को पढ़ेंगे तो आपको 3 एटमॉस्फेरिक सेल मिलेंगे। वायुमंडलीय कोशिकाएं, हेडली सेल, पैरल सेल और पोलर सेल, ऐसे ये मिलेंगे। कुछ जेट स्ट्रीम भी इसी में मिलती हैं। इसका मतलब ये पूरे वर्ष भर सक्रिय रहते हैं, इनका स्थान बदलता है, स्थान बस बदलेगा।
और ये सक्रिय रहेंगी पृथ्वी पे, तो प्राथमिक में आ गई। सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में क्या आएंगे बेटा? मॉनसून। और मॉनसून आपको पता है इंडिया से रिलेट करके पढ़ना होता है, इसीलिए मैंने बताया यहां से क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। मॉनसून का आना, उसका मैकेनिज्म, कौन सा जेट मॉनसून से को इफेक्ट करता है, शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा, साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ये सारा। आने की डेट भी पूछा सकता है। चक्रवात, ये भी 6 महीने ही सक्रिय रहता है, साल भर चक्रवात हम प्रभावित नहीं रहते, तो सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में है। इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में यहां से 70वीं बीपीएससी छोड़ा जाए तो हर साल एक क्वेश्चन थे, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लोकल विंड, आप पढ़ लीजिएगा लोकल विंड। इसमें कुछ लोकल विंड तो बड़ी न्यूज में है, जैसे आप ध्यान दो, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका हम मान लेते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ऐसे ही समझ लीजिए ये है, क्योंकि मुझे पता है आप इतना भी नहीं बना सकते, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली इतना बना लेता हूं। ये नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, मान ही लीजिए, क्या दिक्कत है। नॉर्थ अमेरिका में यहां ऐसे रॉकी माउंटेन है, रॉकी पर्वत। इस रॉकी पर्वत से ऐसे ईस्ट के तरफ एक हवा जो ग्रेटर प्लेन में चलती है, और ये पर्वत से नीचे उतरने के कारण विरल से सघन वायुमंडल में आती है और संकुचित होकर अपना तापमान बढ़ा लेती है, जिससे यहाँ पूरे ग्रेटर प्लेन में, मिडिल प्लेन में, ग्रेटर प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, ग्रेटर बेसिन में, मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा के बेसिन में यहाँ बर्फ पिघल जाते हैं, जिससे गेहूं की फसल की पैदावार या बुआई उसकी शुरू हो जाती है। इस हवा को चिनुक कहते हैं। चिनुक कहोगे, अब चिनुक तो हेलीकॉप्टर है सर, कोई कहेगा चिनुक तो मछली है, सही बात है, चिनुक गर्म पवन है। ऐसे ही रॉकी पर्वत के वेस्ट साइड से एक हवा चलती है ओशन की तरफ, एटलस वगैरह में इसका अपोजिट डायरेक्शन दिया रहता है, ओशन की तरफ हवा चलती है जो कैलिफोर्निया में चलती है, ग्रेटर बेसिन में आती है, ये भी पर्वत से नीचे उतरती है, और ये भी गर्म हवा है, सांता आना। ये गर्म हवा है, ये यहाँ की ह्यूमिडिटी कम कर देती है, ड्राइनेस बढ़ा देती है, जिसके कारण यहाँ कैलिफोर्निया में इस साल खूब आग लगी, आप देखे होंगे 2025 की शुरुआत में ही खूब ज्यादा आग लगी। सांता आना हवा है। लोकल विंड से एक क्वेश्चन आएगा, सांता आना ही आ सकता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि खूब न्यूज में रहा है। कितने अमिताभ बच्चन लोगों का घर जल गया, अमिताभ बच्चन का मतलब भाई वहां के हॉलीवुड के अमिताभ बच्चन, इतने लोगों का घर जल गया है, तो सांता आना हुआ है। ऐसे ही यहाँ चलती है ब्रिक फिल्डर, खूब धूल भरी आंधियां चलाती है। ऐसे ही एक ठंडी पवन चलती है बेटा, यहाँ से ब्लिजार्ड चलती है, इसी को नॉर्दर्न कहते हैं। तो ऐसे नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड, साउथ अमेरिका की लोकल विंड, यूरोप की लोकल विंड, हमारे यहाँ की लोकल विंड लू है, काल बैसाखी है, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर जिसे कहते हैं, काल बैसाखी, है ना, लू, ये सब भी लोकल विंड पढ़ना है, तो लोकल विंड से एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही अफ्रीका की लोकल विंड बड़ी न्यूज में है, और आता भी है हमारे, जैसे ये अफ्रीका है बेटा, ये अफ्रीका मान लीजिए, ये अफ्रीका मान लेते हैं, यहाँ सहारा रेगिस्तान है। इस सहारा रेगिस्तान से चलने वाली लगभग सारी हवाएं गर्म हैं। पहली इजिप्ट को जाती है ये लोकल विंड, खमसिन नाम है, मिस्र को जाती है, लीबिया को जाती है लोकल विंड, गिबिली नाम है। एक लोकल विंड ऐसे ही जाएगी और यूरोप चली जाएगी, मेडिटेरियन सी होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए, खूब ज्यादा गर्म है, तो वो कहाँ से, सहारा रेगिस्तान से निकलेगी। सहारा रेगिस्तान से बीच में उसे मिलेगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मिलेगा, उसके बाद यूरोप पहुंच गई, यूरोप में स्पेशली इटली वगैरह में पहुंचती है, साउथ सदर्न फ्रांस में पहुंचती है। सहारा रेगिस्तान से ये लाल बालू उठाती है, चूंकि ज्यादा गर्म है इसीलिए भूमध्य सागर से ये पानी ले लेती है, जल, ज्यादा गर्म हवा है, पानी एक्वायर कर ली, और यूरोप इटली में जाके ये वर्षा करती है। तो यही लाल बालू का कण पानी के साथ यहाँ यूरोप इटली में, यूरोप वगैरह में गिरता है, इटली में एपेनाइन पर्वत से टकरा के बारिश होती है, इसी को रक्त वर्षा, ब्लड रेन कहते हैं। ब्लड रेन, हवा का नाम सिराको। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, किसी छुट्टी में अपने घर जा रहा था,
तो बस में जो जनरल नॉलेज की किताब बेचने वाला आया कि 15 रुपए में ये जानिए कि खून की बारिश कहाँ होती है पूरे वर्ल्ड में। हम भी चौंके, भाई खून की बारिश कहाँ होती है? तो बेटा वो खून उनकी बारिश नहीं होती है, इस सिराको हवा सहारा रेगिस्तान से चल के भूमध्य सागर में पानी ली, गर्म हवा है, और इटली के एपेनाइन पर्वत से टकराई, आल्प्स पर्वत से टकराई, और सदर्न फ्रांस में इटली में बारिश की, यही लाल बालू का कण गिरता है, खून की वर्षा। फिर ऐसे ही एक हवा एक हवा यहाँ से वेस्ट साइड में चलती है और यहाँ गिनी वगैरह के तट तक आती है। इसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने के नाते यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, उस ह्यूमिडिटी को ये खत्म कर देती है, ह्यूमिडिटी को खत्म कर देती है। ह्यूमिडिटी खत्म होने से क्या होता है, यहाँ के जो रोगी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, मौसम सुहाना हो जाता है। जैसे अभी देखो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी जुलाई अगस्त सितंबर में कितनी ह्यूमिडिटी रहती है, कॉलरा, टाइफाइड है या वायरल स्किन डिजीज तमाम हो जाती है। यही ह्यूमिडिटी कम हुई, ह्यूमिडिटी कम होने से मौसम सुहाना हो जाता है, रोगी ठीक होने लगते हैं। इसीलिए इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। नाम इसका हरमट्टन। तो ऐसे पूरी लोकल विंड एक बार देख जाइएगा बाबू, तो काम बन जाएगा, है ना। फिर इसके बाद ओसेनोग्राफी। महासागरीय धाराएं कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, कहाँ मिलती है, इसका लोकेशन एक बार देख जाना, क्वेश्चन मिल जाएगा इसी में से। इन टॉपिक को नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा, हालांकि देख लीजिएगा क्योंकि कोरल थोड़ी सी न्यूज में है, कोरल रीफ थोड़ी सी न्यूज में है। तो कोरल रीफ में आप उसकी कंडीशन देख सकते हो कि भाई कोरल रीफ डेवलप होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। इसका लोग इंडिया से रिलेट करके भी पूछा जा सकता है कि भाई बे ऑफ बंगाल है इधर, इधर अरबियन सी है। बे ऑफ बंगाल की तुलना में अरबियन सी में कोरल ज़्यादा मिलते हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल में कम मिलते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी नदियां गिरती हैं, जिससे यहाँ फ्रेश वाटर ज़्यादा हो जाता है, और जब फ्रेश वाटर ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी कम हो जाती है। सैलिनिटी कम होना कोरल के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता, इसलिए बे ऑफ बंगाल की तुलना में अरब सागर में कोरल रीफ ज्यादा मिलते हैं। कोरल रीफ टाइप कितने होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल, कहाँ लेगून मिलते हैं, कहाँ बोट चैनल मिलते हैं। सबसे बड़ी बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की है, जो यूनेस्को की साइट पहले हुआ करती थी, यूनेस्को ने अपने लिस्ट से बाहर निकाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा 2019 में बहुत ज़्यादा इसमें डिग्रेडेशन हुआ, बहुत ज़्यादा इसका क्षरण हुआ। ज्वार भाटा वगैरह देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन तो पीटी में कम ही होंगे, मेंस में तो होंगे ही नहीं, पीटी में भी अभी तक बड़े कम आए हैं, लेकिन एक बार देख लेना। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें यह है। क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन दोनों बहुत जरूरी टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आए भी हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व का जलवायु वर्गीकरण देखना, और उसी से रिलेट करके प्राकृतिक वनस्पतियां देखनी है, प्राकृतिक वनस्पतियां देखनी है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों का मतलब फॉरेस्ट। तो जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा बारिश होगी, वहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, है ना। जहां कम टेम्परेचर होगा तुंद्रा फॉरेस्ट, टैगा फॉरेस्ट, और कम टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेचर के साथ बारिश भी कम हो रही है तो फिर ग्रासलैंड मिलना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा हो, बारिश कम हो, सवाना वेजिटेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो क्लाइमेट रीजन नेचुरल वेजिटेशन से रिलेट करके एक बार फॉरेस्ट थोड़ा सा देखिएगा। सबसे ज्यादा इसमें जरूरी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी अगर जो कहें, यहां से भी एक आध क्वेश्चन मिलेंगे करेंट्स करके, इसमें तो ज्यादा करेंट्स वाला टॉपिक करके पूछा जा सकता है। क्योंकि बेटा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में तो पढ़ने के लिए कहो तो नॉर्थ अमेरिका पढ़ना होता है एक बार, कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है उसका रीजनल देख लो। साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और यूरेशिया कहो, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पढ़ लेना। लेकिन अगर जो कहना है कि भाई इतना हम नहीं पढ़ सकते, क्या जान लें, तो पहला यूक्रेन और उससे आसपास कंट्री और उसकी राजधानियां एक बार देख लीजिए। रूस से आसपास कंट्री और उसकी राजधानियां देख लीजिए, क्योंकि अभी देखो आर्मेनिया जॉर्जिया से लड़ाई रूस की रहती थी, यूक्रेन से तो चल ही रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वाना रीजन है। वाना का मतलब वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ये वाना रीजन। पश्चिम एशिया, जिसे
वेस्टर्न वर्ल्ड वाले मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसमें सीरिया, लीबिया, आपका यमन में भी देखो कितना हूती विद्रोहियों का नाम सुन रहा है, इसराइल, गाजा, ये सब इसमें आ जाएंगे। नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, इजिप्ट से भी रिलेट करके यहाँ की बाउंड्री देख लीजिएगा, कौन कौन सी बाउंड्री कहाँ से शेयर होती है। तो ये सब बड़ी न्यूज़ में है, इस इतना भी देख के चले जाओगे, इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको मेंस देना है तो एक बार थॉरली समय मिलने पर ये सब देख लीजिएगा, नहीं तो इतना भी देखेंगे तो काम बन जाएगा पीटी में। अगर जो आना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि न्यूज़ में रहती है चीज़ें यहाँ से, इसलिए यहाँ से आएंगे। कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे कॉस्मोस वगैरह, ब्रह्मांड देख जाना एनसीईआरटी वगैरह से, जहाँ से भी नोट्स किए हो। सौर मंडल में कुछ चीज़ें आपको देख जानी है, इनर प्लेनेट कौन से हैं, जेवियन प्लेनेट मतलब बाह्य ग्रह कौन से हैं, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक सैटेलाइट किसकी है, अभी न्यूज़ में थी, और क्षुद्र ग्रह क्या हैं, कॉमेट क्या हैं, मेटेरॉइड्स क्या हैं, मेटेओर्स क्या हैं, ये सारी बातें आप देख जाओगे तो भी मामला बन जाएगा। मतलब धूमकेतु, पुच्छल तारे, है ना, तो ये सब देख जाओगे तो काम हो जाएगा। इतना बहुत है, इतना भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप और चीज़ें देखो, लेकिन इतना अगर जो थॉरली देख जाओगे तो काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स है। और मैं पहले भी क्लासेस में कहा हूँ बेटा, अब भी कह रहा हूँ, कोई नया सोर्स अब नहीं यूज़ करना है। जिससे आप पढ़ रहे हो वही सोर्स से आप पढ़ोगे, जो आप नोट से पढ़ रहे हो उसी नोट से पढ़ोगे, कुछ भी नया यूज़ नहीं करना है। नया यूज़ करने पर फिर दिमाग इधर उधर होगा और आपका एग्ज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा, कई बच्चे ऐसा कहते हैं, सोचते हैं कि मैं बैठता हूँ भूल जाता हूँ, कोई चीज़ याद नहीं होती। तो बेटा इस पे दिमाग पे भरोसा रखना है, ऐसे बैठे बैठे कोई चीज़ याद करोगे, कैसे याद होगी यार। तो ऐसे पैनिक नहीं होना है आपको। यहाँ जब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ चीज़ें स्टोर हो रही हैं, और जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे तो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा। उन 4 ऑप्शन में आपका दिमाग पर भरोसा रखना है, पहली क्लिक में वो तुरंत याद आ जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और तुक्का भी लगाइएगा तो ये ध्यान करके लगाइएगा कि भाई पहली क्लिक में जो हुआ याद आया लगा दिए, और नहीं तो उस क्वेश्चन को ही नहीं किए, नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी के साथ अब रहने देते हैं, फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि भाई इतनी जो भी मेहनत हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा की गई है आपके परीक्षा में उपयोगी साबित हो, इसी कामना के साथ थोड़ी बहुत मेहनत की जाती है। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे किसी न किसी टॉपिक के साथ, ज्योग्राफी के किसी न किसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।